जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके टेक चैनल पर। 6 फरवरी 2023 के सबसे पहले क्वेश्चन को आइए डिस्कस करते हैं। हाल ही में परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? परवेज मुशर्रफ हैज पास्ड अवे। ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो साथियों, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। 1943 में इनका जन्म हुआ था। 2023 5 फरवरी को इनका निधन हो गया है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के तानाशाह कहलाते हैं, पाकिस्तान के डिक्टेटर कहलाते हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ। ये 8 सालों तक यानी 20 जून 2001 से लेकर 18 अगस्त 2008 तक ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने रहे। दोस्तों, इनके ऊपर एक आरोप लगा था। 2016 मई में पाकिस्तान की एक अदालत ने इन पर देशद्रोह का आरोप लगाया था। दोस्तों, इसके बाद वो देश छोड़कर दुबई चले गए और इन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, इन्हें एक बीमारी थी और इस बीमारी का नाम है अमाइलाइडोसिस। क्या नाम है? अमाइलाइडोसिस। ये कैसी बीमारी है इसे भी समझ लेते हैं। तो इस बीमारी में लीवर, किडनी, हार्ट, नर्वस सिस्टम और माइंड, बहुत सारे अंगों में एक असमान प्रोटीन जमा होने लगता है। इसे बोलते हैं एमालॉइड। इसी वजह से इसका नाम एमालाइडोसिस पड़ा है। इसकी वजह से जो अंग के टिश्यूज होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं जब ये प्रोटीन जमा होने लगता है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। 1998 में इन्होंने बहुत बड़ा तख्ता पलट किया। पाक पीएम नवाज शरीफ थे उस समय। तो इन्होंने परवेज मुशर्रफ पर भरोसा किया और पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाया, लेकिन जिस पर भरोसा किया उसी पे खंजर मार दिया। लेकिन एक साल बाद 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया और तानाशाह बन गए, खुद प्रेसिडेंट बन गए। चलिए परीक्षा संजीवनी देखते हैं। हाल ही में हुए जो निधन है उसे यहां पर डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो प्रसिद्ध लेखक हाल ही में केवी तिरुमलेश का निधन हो गया है। जे जमुना, इनका संबंध किस क्षेत्र से? तेलुगु अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में मशहूर आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी जी का निधन हुआ है। 2023 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हरजीत सिंह अरोड़ा का निधन हुआ है, जो कि पूर्व वायुसेना प्रमुख थे। हाल ही में केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। हाल ही में सुमित्रा सेन का निधन हुआ, जो कि मशहूर गायिका थी। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं 6 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। दोनों माध्यम में आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं आपको करंट अफेयर्स देता हूं। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। दोनों माध्यम में आपको क्लास मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। लास्ट में आपको स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलेगा। 435 दिन हो गए हमें क्लास को करते हुए और साथियों 25 से 30 मिनट में 200 से 300 जानकारी। दोस्तों, हमें यहां पर जो अवसर है यानी अपॉर्चुनिटी है उसकी प्रतीक्षा में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आज जो है यानी जो प्रेजेंट का दिन है यही अवसर का सर्वोत्तम दिन है। दोस्तों, अवसर जो है ना बनाने पड़ते हैं। जो दरवाजे हैं ना, जो सफलता के दरवाजे हैं, उसे हमें खुद खोलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, उसी के आगे सफलता है। आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा 2022, 2023 और 2024 इन 3 सालों के में विश्व कैंसर दिवस की जो थीम है वो तय की गई है, वो है क्लोज द केयर गैप। ये चेंज नहीं हुई है। 22, 23 और 24 तीनों साल की जो थीम है यह है क्लोज द केयर गैप। दोस्तों, कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 4 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पहली बार कब मनाया गया, 2008 में पहली बार ही मनाया गया है। और इस दिवस की स्थापना किसके द्वारा की गई? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा की गई है। 2022 में एक रिपोर्ट आई है, भारत सरकार ने पेश की है। लगभग 8 लाख भारतीयों की मौत कैंसर की वजह से हुई है और पूरी दुनिया में लगभग
10 मिलियन लोगों की मौत होती है कैंसर के कारण। ठीक है साथियों, एक और इंपॉर्टेंट दिवस है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यह है इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है यह दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, जो डिफरेंट रिलीजन है, उन सभी के बीच में समन्वय स्थापित करना, सहिष्णुता को बढ़ावा देना और जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय मानवता बंधुत्व दिवस जो है 2021 में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2027 में फुटबॉल एशियन कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 में फुटबॉल एशियन कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। कौन सा करेगा? सऊदी अरब करेगा 2027 की मेजबानी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। सऊदी अरब पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वर्ष 2023 में 26 जून से 16 जुलाई में एशियाई फुटबॉल कप के लिए जो नेक्स्ट एडिशन है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कतर कर रहा है। 26 जून से 16 जुलाई इसी वर्ष हो रहा है। यहां पे बात आई है एशियाई फुटबॉल परिसंघ की, तो मैं आपको इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूं। सबसे पहले ये जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई है? 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया कुआलालंपुर में। प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। क्या नाम है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। परीक्षा संजीवनी ले लीजिए। आने वाले जो प्रतियोगिताएं हैं उसे डिस्कस करते हैं। तो क्रिकेट विश्व कप होने वाला है 2023 में, भारत में होने वाला है। अभी हाल ही में 15th हॉकी मेंस कप हुआ है। कहां पर हुआ है? उड़ीसा में, भारत में हुआ है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 में कहां पर होगा? यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में होगा। 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा और संभवतः है कि 2036 में भारत में होगा, ऐसी संभावना है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 इस वर्ष गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट ने एक रिपोर्ट जारी की है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हाल ही में फिर से कौन बन गए हैं। तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता वापस से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले नंबर पर है, फिर है मैक्सिको, फिर स्विट्जरलैंड। तो मैक्सिको के कौन है? मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट है, सेकेंड प्लेस पर। और थर्ड प्लेस पर है स्विस राष्ट्रपति एलन बेरसेट। क्या नाम है? एलन बेरसेट। यदि आपसे पूछा जाए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का कौन सा प्लेस है, तो 7वां स्थान है। अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। कनाडा के प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो, 9वें स्थान पर है। ठीक है, परीक्षा संजीवनी रिपोर्ट और रैंकिंग से रिलेटेड हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया और सबसे पहला स्थान जापान का है। भारत का रैंक इसमें 85 है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया। भारत की चौथी सबसे ज्यादा ताकतवर सेना है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकतवर सेना अमेरिका की है, यूएसए की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वाणी जयराम का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया? दोस्तों इसी वर्ष कुछ ही दिन पहले इन्हें पद्म भूषण दिया गया। 2023 में इनको पद्म भूषण दिया गया। वाणी जयराम का निधन हो गया है। दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित मैंने आपको बताया था जो हमारे आर्किटेक्ट हैं उनका भी निधन हुआ है। बालकृष्ण दोषी जी का भी निधन हुआ है और फिर सम्मान की घोषणा हो गई थी 26 जनवरी को। तो बहुत ही अजीब लगता है कि अभी हाल ही में इनको पुरस्कृत किया गया और फिर निधन हो रहा है। यह है वाणी जयराम। ठीक है, अब वैसे ऊपर वाले की जो मर्जी है वो तो होगा ही होगा, है ना। बट हमें अपना कर्म करना है, हमें अपना कर्म पे ध्यान देना है। इसीलिए कहता हूं जीवन बहुत छोटा है, आपको लगता होगा बहुत बड़ा है। हमेशा इमरजेंसी में रहिए। ऐसा सोचिए कि बस दिन खत्म होने वाले हैं, मुझे हर चीज पूरी करनी है।
आपके पास लिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है। आपने कभी सोचा होगा कि आपको ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, हम भी बदमाशी करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सबके साथ ह्यूमन बिहेवियर। अगर ट्रेन पकड़नी हो, सुबह 5 बजे ट्रेन है, 4 बजे ट्रेन है, तो आपकी नींद 3 बजे खुल जाएगी। लेकिन अगर कोई काम नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, तो आप 5 क्या सुबह 12 बजे 1 बजे उठेंगे, है ना। तो ये आदत जो है हमें सुधारनी चाहिए, मुझे भी और आपको भी। हालांकि मैं सुधार रहा हूं, सुधार चुका भी हूं बहुत बार। चलिए, तो दोस्तों वाणी जयराम की बात करें तो चेन्नई में इनका मृत अवस्था में शरीर पाया गया, अपने आवास पर मृत पाई गई हैं। वाणी जयराम तमिल, मराठी, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी, बहुत सारे भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है, ठीक है। और इसी वर्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गणतंत्र दिवस से पहले भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, दूसरा पद्म विभूषण है, सबसे पहला भारत रत्न है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। महापखवाड़ा और सप्ताह को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 2 से 8 अक्टूबर 2022 मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक, वन्य जीव सप्ताह। 1 से 7 सितंबर 2022 मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। क्लियर है? चलिए, 1 से लेकर 7 अगस्त 2022 में मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाया जाता है 12 से 20 जून 2022, चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन वीक। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल 2022 में मनाया गया। और 14 से 18 फरवरी 2022 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह आरबीआई के द्वारा मनाया गया है। इज दैट क्लियर? याद रहेगा? नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारे क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी अलग अलग विषय की ई बुक अवेलेबल है, पॉलिटीज, ज्योग्राफी, साइंस, बहुत सारे, ठीक है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं RGCGT टू गेट अ डिस्काउंट इन दी स्पेशल कोर्सेस ऑल्सो, इन बुक्स ऑल्सो, इन PDF ऑल्सो। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, बहुत सारी बुक्स हैं, PDFs हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश के सशस्त्र बल के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हुन मानेट भारत की यात्रा पर है? तो साथियों, ये कंबोडिया के, कहां के हैं? कंबोडिया के हैं डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हुन मानेट। ये भारत की यात्रा पर आए हैं। ये है मानेट, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री हैं S जयशंकर। तो रॉयल कंबोडियन सशस्त्र बल के डिप्टी कमांडर इन चीफ और रॉयल कंबोडियन, जो कंबोडियन सेना के कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हुन मानेट, 2 से 4 फरवरी 2023 तक ये भारत के दौरे पर थे। दोस्तों, रॉयल कंबोडियन सेना के किसी भी कमांडर के द्वारा भारत में पहली बार यात्रा की गई है। भारत के प्रेजेंट में डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? गिरिधर अरमाने है। क्या नाम है इनका? गिरिधर अरमाने। तो इन्होंने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी से भी मुलाकात की है। इन्हें बताया गया रक्षा उत्पादन विभाग के बारे में, आर्मी डिजाइन ब्यूरो के बारे में, ठीक है। आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा भारतीय स्वदेशी रक्षा उपकरण निर्माण इकोसिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, कंबोडिया की बात आई है तो कंबोडिया, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मैप सही करो। ओके, हम इस पे वर्क करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि कैमरे की वजह से वो मैप गायब हो जाता है, तो हम आगे से ध्यान देंगे कि किसी प्रकार से आपको दिक्कत ना आए। मैंने बहुत सारे अपने प्यारे भाई और बहनों के मैसेज पढ़े थे, तो इसमें सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंबोडिया देखिए, ये कंबोडिया देख पा रहे हैं आप, कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया के बगल में आपको थाईलैंड दिख रहा है। यहां पे मेकोंग रिवर कंबोडिया से गुजर रही है। यहां गल्फ ऑफ थाईलैंड है और इसके बगल में वियतनाम है, ये है लाओस, इधर है साउथ चाइना सी। लोकेशन याद रखिएगा सारी जो मैंने बताई है। चलिए, कंबोडिया के बारे में सारी जानकारी। तो कंबोडिया पहले से कंपूचिया के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया की कैपिटल पूछी जा सकती है, नाम पेन इसकी राजधानी है।
कंबोडिया मेकांग रिवर की डेल्टा और थाईलैंड की जो खाड़ी है यहां तक ये फैला हुआ है। कंबोडिया की करेंसी क्या है? कंबोडियन रियल। और कंबोडिया का जो मुख्य धर्म है, रिलीजन है, वो है बौद्ध धर्म। दोस्तों आपने नाम सुना होगा अंकोर वाट मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक, वो कहां पर है? कंबोडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने झारखंड राज्य में नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया है। ठीक है, भारत के प्रेजेंट में होम मिनिस्टर हैं। अभी हाल ही में एक और मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय, तो सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं अमित शाह। दोस्तों झारखंड में कहां पर? तो झारखंड में है देवघर डिस्ट्रिक्ट, यहां पर है जसीडीह। यहां पर 450 करोड़ रुपए का इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है भारत के होम मिनिस्टर ने। और इफ्को की ये 5th फर्टिलाइजर यूनिट है, 5वीं उर्वरक इकाई है। मैं आपको समझाता हूं ये नैनो यूरिया है क्या, सब समझाता हूं, थोड़ा समय दीजिए। जो जो मैं बोलता जाता हूं उसे जरूर लिखिए, उसे समझिए आप। ठीक है दोस्तों, ये जो प्लांट है किन किन राज्यों को फायदा देगा? झारखंड को, बिहार को, पश्चिम बंगाल को और उड़ीसा को ये फायदा देगा। इस प्लांट से सालाना 6 करोड़, कितने? 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतल का उत्पादन किया जाएगा। दोस्तों भारत और दुनिया का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहां पे स्थापित किया गया, तो आप याद रखिएगा गुजरात में कलोल में इसकी स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि नैनो यूरिया होता क्या है। दोस्तों आपने ठोस यूरिया देखा होगा, सॉलिड यूरिया देखा होगा, जो कि फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जगह पर नैनो यूरिया आ गया। और नैनो यूरिया जो है लिक्विड अवस्था में, किस अवस्था में? तरल अवस्था में। ठीक है, इसके 500 मिलीमीटर की एक बोतल में, 500 मिलीलीटर की जो बोतल है हाफ लीटर की, इसमें 40,000 पार्ट्स पर मिलियन नाइट्रोजन होता है। और एक जो यूरिया का बैग होता है ना, तो यूरिया के बैग के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है ये। तो ये खासियत है, आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा इतना सारा, सस्ता भी है, सुविधाजनक भी है। अब अगर हमारे किसान भाई को लेके जाना है तो अब उसे बोरी भर करके ले जाना नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं करना होगा, बस 10-20 बॉटल लिया और अपना काम हो गया, अपने हिसाब से जिस प्रकार से खेती करनी है। तो ये जो लिक्विड यूरिया है किसानों के लिए काफी सुविधाजनक है और सस्ता भी है, इसकी कीमत भी बहुत कम है। ठीक है, और इसके अलावा पोषक के लिए, पौधों के पोषण के लिए भी काफी प्रभावी और असरदार है, ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करता है। इतने सारे फायदे मैंने आपको गिना दिए नैनो यूरिया के। ठीक है, इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ्को की स्थापना 1967 में हुई है। प्रेजेंट में अध्यक्ष दिलीप संघानी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो सरस मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित, सरस आजीविका मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या है ये सरस आजीविका मेला, इसको समझते हैं। पहले आप ये जानिए कि जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट में उपराज्यपाल कौन है? तो ये मनोज सिन्हा। इन्होंने 4 फरवरी को कहां पर? जम्मू के बागे बहू में एक्वाप्लेक्स क्राउन में सरस आजीविका मेला स्टार्ट किया है। हम इस मेले में पूरे भारत से लगभग 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की महिला शामिल होंगी। महिला स्वयं सहायता समूह इसमें भागीदार होंगी, यानी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 11 दिन ये मेला चलने वाला है और यहां पर शिल्प, हस्तशिल्प, हथकरघा, व्यंजनों को प्रदर्शित किया जाएगा। 75 स्टॉल लगाए जाएंगे, 10 फूड कोर्ट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो रीच है इस मेले के माध्यम से महिलाओं के जो
स्वयं सहायता द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया जाएगा। परीक्षा संजीवनी भारत के प्रमुख मेले को डिस्कस करेंगे। गंगा सागर मेला कहां पे लगता है? पश्चिम बंगाल में। कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। सोनपुर मवेशी मेला बिहार में लगता है, आपने सुना होगा। चलिए, हाल ही में किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने फैसला किया है कि वो बैंक नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर चेंज आ गया है। तो ऑस्ट्रेलिया अपनी मुद्रा से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के $5 के बिल में बदलाव किया जाएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है पहले ब्रिटेन के अंदर आता था, वहां पर अभी ये कॉमनवेल्थ का मेंबर भी है ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर ब्रिटेन का ऑस्ट्रेलिया में भी शासन था। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन का शासन भारत में था या फिर भारत के नेबरिंग कंट्रीज में था। ब्रिटेन ने बहुत जगहों पर शासन किया है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे। तो सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में इसकी घोषणा की है कि अपने $5 के बिल से ब्रिटिश सम्राट किंग्स चार्ल्स III का चेहरा हटा देंगे। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए शुभंकर थीम और जर्सी को जारी किया गया है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए जो शुभंकर जारी किया है, थीम जारी किया है, तो भारत के खेल मंत्री ने जारी किया है, अनुराग ठाकुर जी ने जारी किया है। ये है अनुराग ठाकुर, भारत के खेल मंत्री। ठीक है, जम्मू कश्मीर में युवा मामलों और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। और खेलो इंडिया के विंटर गेम्स के 3rd एडिशन का शुभंकर थीम सॉन्ग और जर्सी इन्होंने लॉन्च किया है। दोस्तों, 10 से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें 1500 एथलीट शामिल होंगे। इसमें 5 जो है, जब ये 5 दिवसीय मेगा इवेंट जो है, इसमें आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग, स्की, पर्वतारोहण, ये सारे गेम्स इसमें शामिल हैं। सबसे पहला एडिशन 2020 में हुआ था। दोस्तों, अभी जो खेलो इंडिया है वो चल रहा है कहां पर? मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आपने जितना भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, अब आपका होगा टेस्ट। आपने कितने ध्यान से पढ़ा है, कितने ध्यान से सुना है, अब इसका लेंगे आपका टेस्ट। तिरुमलेश का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो तिरुमलेश जो थे, ऑथर थे, लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो केसरीनाथ त्रिपाठी नेता थे, लीडर थे। पहली बार विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार वर्ल्ड कैंसर डे 2008 में मनाया गया था। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। एशियाई फुटबॉल परिसंघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये कहां पर है? मलेशिया में है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 6 व्यक्तियों को। सोनपुर मेला कहां पर लगता है? तो सोनपुर मेला लगता है बिहार राज्य में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो दाचीगाम नेशनल पार्क कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। इफको की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1967 में इफको की स्थापना की गई थी। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कल संडे था, तो कल मैंने वीकली करंट अफेयर्स कराया है। यहां पे 4 फरवरी यानी सैटरडे की जो क्लास है उसके करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। जय जय महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र के राज्य गीत के रूप में अपनाने की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य ने जीते हैं। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है कांगो गणराज्य। हाल ही में के विश्वनाथ का निधन हो गया, वह कौन थे?
तो के विश्वनाथ फिल्मकार थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे देते चलिए। मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? भारत को। एमपी के भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदला गया है, तो नाम बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम हो गया जगदीशपुर। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत अग्रवाल को। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के अनुसार किस वर्ष तक राज्य नशा मुक्त हो जाएगा? तो 2025 तक ऐसा कह रहे हैं कि नशा मुक्त करेंगे राज्य को। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, इस कार्यक्रम को किस राज्य में शुरू किया गया है? गोवा राज्य में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक शुरू की जा सकती है? दिसंबर 2023 तक इसकी शुरुआत करने की अनुमान लगाई गई है। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये क्या है। आपको लिखना है 4 से 5 लाइन इनके बारे में, ठीक है। और दोस्तों जो लास्ट सैटरडे को हमने दिया था तो पहचानो कौन में वो मंगल पांडे थे। आप मंगल पांडे जी के बारे में पढ़ सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज का सवाल है, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आज के पिटारे में साइंस केमिस्ट्री के प्रश्नों को शामिल किया है। बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर आपसे नहीं बनता तो सुन भी लेंगे तो फायदा होगा, और अगर बनता है तो रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, है ना। बार बार पढ़ने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। एक ही प्रकार का जो परमाणु है निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का जो परमाणु है, जो इसे कहते हैं प्राकृतिक तत्व, जैसे O2 है, S2 है, ये सब प्राकृतिक तत्व हैं, सिमिलर टाइप के एटम से मिलकर के बने हैं, ठीक है। अब H2O जो है ना, ये एलिमेंट नहीं है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? अगर फिक्स्ड रेशियो से बनाया गया है तो इसे कहते हैं कंपाउंड। जैसे H2O जो है कंपाउंड है ना, एक निश्चित अनुपात से मिलकर के बना हुआ है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, अगर हम उसको किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्रण, और अगर फिक्स्ड रेशियो हो तो वो कंपाउंड हो जाता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो धातु और अधातु दोनों के क्वालिटी पाई जाती से बोलते उपधातु, मेटलॉइड। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो कोई ऐसा मेटल इनमें से जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो ये लेड है, ठीक है। किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? ये एक नॉन मेटल है जिसमें मेटल की क्वालिटी पाई जाती है, मेटलिक क्लस्टर पाया जाता है, तो ये है बोथ ऑफ द एबव। ग्राफाइट और आयोडीन दोनों में पाई जाती है। इनमें से कौन सी उपधातु है, यानी कौन से मेटलॉइड है? तो देखिए आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों ही मेटलॉइड के एग्जाम्पल है। इनमें से कौन सा एक यौगिक है, यानी कंपाउंड है? एयर मिक्सचर है, ठीक है, मर्करी, ओजोन, अमोनिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? अमोनिया। इनमें से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ठीक है, अगर ऑक्सीजन होगा तो आग लग जाएगी। तो सीमेंट, सैंड, केरोसिन। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो प्रकृति में तीनों अवस्था में पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तो एक ही है, वाटर है, पानी पाया जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टैटिक जीके का पिटारा? कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। यहां पर मेरे पास 4 फरवरी के रिजल्ट्स हैं। प्रीति कुमारी, शायद ये कल ही का रिजल्ट है, मेरे पास अपडेट होकर के नहीं आया है, तो कल मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। और इसी प्रकार से आपका क्विज होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और यहां पर जाएंगे, इस वाले सेक्शन को क्लिक करना है, ब्लू वाली पट्टी जो है इसको क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ है भाई, फ्री लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना। आप डेली करंट अफेयर्स फ्री है, फ्री है, फ्री है ना। पूरी दुनिया को मैं चिल्ला के कह सकता हूँ डेली करंट अफेयर्स फ्री है, फ्री है। वीडियो, PDF, क्विज
आपको तीनों फ्री मिलते हैं और सारे एक एक दिन का सीक्वेंस बना करके रखा गया है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना आप, जहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट डाटा भी शेयर किया जाता है। फॉलो करिएगा आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपकी फैमिली है, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी भी है, कि हम दोनों मिलकर के इस फैमिली को और बड़ा बनाते चले। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे। सभी को एक साथ लेकर के आइए, सुबह 6 बजे उठने की प्रक्रिया बनाइए, सभी साथ मिलकर के पढ़िए, साथ सिलेक्ट होइए। तो इजाजत दीजिए, कल फिर मिलूंगा आप लोगों को सुबह 6 बजे। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।